यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2020 के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल के क्लास में, और इसी को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जो लोग लाइव हैं एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाइए सारे लोग। सेशन लाइव हो चुका है बिल्कुल। तो देखिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो 2020 वाला पेपर था उसी में हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, या पूछे गए थे। जिन जिन टॉपिक से पूछे गए थे वो भी हम देखते चलेंगे यहाँ पर। तो कल हमने 25 क्वेश्चन तक आई थिंक कर लिया था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन तक अगर यदि आप कहेंगे तो दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे, वरना हम 25 के बाद ही शुरू करेंगे अब, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइए सभी। कमेंट्स किसी के भी शो नहीं हो रहे हैं अभी तक। भुवनेश्वरी जी गुड इवनिंग, नूतन जी गुड इवनिंग, राधे राधे। जल्दी से आइए सभी लोग। सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे लोग, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और जहां से हमने कल इस पेपर में क्वेश्चंस को किया था वहां से आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है आपका 2020 वाला पेपर है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर संगठन दे रखे हैं, इधर व्यक्ति दे रखे हैं। तो ये सारे व्यक्ति किन से संबंधित हैं आपको बताना है। प्रश्न नंबर आज का पहला लेते हैं, या 26वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आप उत्तर करने शुरू करें इनके। इधर ये कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर यंग बंगाल आंदोलन, इनसे संबंधित जो व्यक्ति थे हेनरी जो विवियन थे डेरोजियो, ये ठीक है बिल्कुल। दूसरा देखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इनसे अगर आप बात करें तो ये डॉक्टर BR अंबेडकर इससे संबंधित थे, ना कि ज्योतिबा फूले, तो इसका दूसरा ही सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल ऑलकट थे इससे रिलेटेड, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताइए। प्रश्न नंबर 27, जो भी आप प्रश्न का उत्तर कर रहे हो आप उसका जरूर नंबर मेंशन कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27। भाई टोटल लाइव कितने हैं अभी, एक बार मुझे डेटा शो नहीं हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। तब तक आप इसका आप उत्तर करेंगे, ठीक है। देखिए इधर फसल है, और कौन सी फसल में कौन सी खरपतवार यानी घास वगैरह होती है, ठीक है, वो पूछ रहा है आपको। तो कौन सी सुमेलित नहीं है, चलिए इसको बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर करें सारे लोग। भाई कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा आप बताते रहिए। तो देखिए इसमें देखें गेहूं, ये क्या है, फ्लेरिस माइनर, ये घास है, बिल्कुल ठीक है, इससे संबंधित खरपतवार है। धान, अगर हम धान की बात करें तो धान में पाए जाने वाले जो खरपतवार है उसमें कनकोवा आती है, ठीक है, और पत्थर चट्टा आती हैं, और एक तरीके से ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा बी उत्तर। तो धान में बथुआ नहीं होता है, ठीक है, बथुआ घास नहीं होती है धान के अंदर, ये वाली होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इधर फसल दी हुई है और इधर कौन सी फसल किस मौसम की है आपको बताना है। कौन सी फसल किस मौसम की है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको करेंगे। तो इसमें सूरजमुखी है, खरबूजा है, कपास है, अलसी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल किस टाइम की है। भाई सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, कमेंट्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं आपके किसी के भी। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, और यहाँ पर फसल, तो देखो सूरजमुखी की जो फसल है वो सभी मौसम में उगाई जा सकती है, किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है, तो इसका उत्तर हम सीधे ही बी कर देंगे अगर आपको एक ही पता है। इसके अलावा खरबूजा पता है आपको गर्मियों में होता है, और ये जायद की फसल है, ठीक है, जायद की फसल है। कपास खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है। इसके अलावा अलसी रबी की, सर्दियों की फसल है। आगे देखें, अब देखो कुछ करंट अफेयर्स जो है हमने इस साल के लिए हैं। इसमें करंट अफेयर्स को जो लिया है हमने वो इस साल के करंट अफेयर्स को लिया है, ठीक है। इसको बताएं। हाँ अगला देखेंगे, अक्टूबर 2023 में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन का विकास विषयक कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करेंगे।
देखिए चलिए इसका उत्तर बताइए जल्दी से। वन्य जीव प्राणी, हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर करिए जल्दी से सारे लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के। तो अक्टूबर 2023 में वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन की अगर हम बात करें तो ये पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, तो यूपी करंट अफेयर्स में ही पूछा जा सकता है, यूपी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत, एम वाई बी, ठीक है, या एम वाई भारत, इसमें से इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए इसमें बताइए। 11 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत नामक निकाय की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा यह एक निकाय स्वायत्त शासी निकाय है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के युवा इसमें लाभान्वित होंगे। इसमें कौन सा ठीक नहीं है आपको बताना है। तो इसमें डी ठीक नहीं है। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 15 वर्ष की आयु के होंगे, ये ठीक नहीं। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2023 में कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर अपने वृक्ष, फल, फूल, पक्षी प्रजातियों को नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? भारत का पहला जिला इनमें से कौन सा बन गया है? चलिए इसको करें। तो इसका उत्तर सामने है आपका, यह है कासरगोड, ठीक है, कासरगोड। अगला देखेंगे, 18 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल एसटीपीएफ के गठन को मंजूरी मिली है? चलिए भाई इस प्रश्न का उत्तर करिए सारे लोग। भाई सेशन को भी लाइक कर दीजिए, लाइक तो आप कर ही नहीं रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर नहीं रहे हैं, एक भी उत्तर नहीं आ रहा है आपका। चलिए इस वाले प्रश्न का उत्तर करें। कमेंट्स तो आपके शो ही नहीं हो रहे हैं मुझे, या आप लोग कर ही नहीं रहे। चलें भाई इससे अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, ये प्रश्न का उत्तर किसी का भी नहीं आया अभी तक। तो देखिए, जो बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल जो लगाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में इसका गठन किया गया है, ठीक है। जेनेटिक उद्योग में इसमें से क्या सम्मिलित है? जेनेटिक उद्योग में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो जेनेटिक उद्योग में क्या क्या आता है बताइए जल्दी से। तो जेनेटिक उद्योग में आती है, देखो 33, इसमें कृषि, एग्रीकल्चर इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक उद्योग में कृषि शामिल है। ये प्रश्न कैसा, देखो कितना शानदार प्रश्न है। तो इसमें फसलों की जो जीनेम होती है, जैसे बीटी बैंगन होता है, बीटी कपास आपने सुनी होगी, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। बीटी तो जेनेटिक्स में ही होता है, ये जेनेटिक्स में होता है। जैसे बीटी कपास है, बीटी बैंगन है ना, तो ये सब इसमें आती हैं। तो इसमें जो जीवित जीव होते हैं उनके प्रजनन और गतिविधियों को शामिल करते हैं इसमें। अगला देखें, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भाई सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा एक बार, सभी लोग जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न अगला आ गया है आपके सामने। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न अगला देखिए जल्दी से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें, कौन सी जो है कर्क रेखा को, इसमें कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भाई कमेंट्स आपके एक भी नहीं अपडेट हो रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट तो करिए प्लीज आप मुझे। तो देखो, भारत की नदियों के बारे में यदि पूछेगा तो माही नदी है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में कौन से वर्ष को जानते हैं? देखो, इसमें महान विभाजक वर्षों में यदि आपसे पूछेगा तो महान विभाजक वर्षों में आता है एक वर्ष 1921। इसके पहले अगर आप देखेंगे वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर भारत की वो अलग थी, और इसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा गया। तो इसके बाद में बहुत तीव्र जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से यहाँ पर क्या आई थी, एक तरीके से ग्रोथ देखी गई भारत में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना, इसको आप याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना को तू झेल, ठीक है, तू झेल मतलब
तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना इसको। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर स्थित है। 1985 में इसका काम शुरू किया गया था, या इसको शुरू किया गया था। ये देखिए 2020 वाला पेपर है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए। अब देखो इसमें रिहांद, अगला प्रश्न है, रिहांद बांध सोन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। रिहांद बांध जो है सोम नदी की एक सहायक नदी पर है, उस नदी का नाम नहीं बोला गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथॉन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। अब देखो इसमें कितने ही फैक्ट आपको याद हो सकते हैं, कितने ही फैक्ट आपको याद हो सकते हैं इस प्रश्न से संबंधित। 37 का देखिए रिहंद बांध जो है वो सोन नदी की सहायक नदी, ठीक है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो रिहंद नदी है, नदी भी रिहंद है, रिहंद नदी पर है। हीराकुंड बांध अगला देखिए उड़ीसा में है, महानदी पर स्थित है, ये भी ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बॉर्डर पर है। मैथॉन बांध दामोदर नदी की बराकर नदी की सहायक नदी है, इस पर है ये, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये चारों ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पेपर हुआ था आपका पिछला वाला, उसमें से इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है भाई। आपकी ये वाली क्लास हमारी 5:15 बजे लाइव होती है, 5:15 बजे से आप आए डेली, ठीक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। एनजीटी की स्थापना किस वर्ष, ये प्रश्न बहुत आता है, ये वाला प्रश्न बहुत आता है और सरल भी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर को की गई थी वर्ष 2010 में। 18 अक्टूबर वर्ष 2010 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ देश दिए हुए हैं और देश के अलावा यहाँ पर दिए हुए हैं लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग आ रहे हैं अभी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, 39 देखें। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जर्मनी को देखिए, जर्मनी, तो जर्मनी जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। जर्मनी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। यहां पर इसमें देखें तो इसका जो उत्पादक क्षेत्र है वो हनोवर है, यहां पर नारमंडी लिखा है, हनोवर होगा, यहां पर हनोवर भी आप अपडेट कर लेंगे, हनोवर है जर्मनी में लौह अयस्क के आयरन ओर के जो क्षेत्र हैं, ठीक है। बाकी तीनों कजाकिस्तान में जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो है कारागांडा, यूक्रेन में क्रियाविराग है और फ्रांस में पिरीनीज है, ठीक हो गया। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। आगे देखिए भैया इसको, इसमें से एक सही सुमेलित बताना है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है। अब ये एक्चुअली प्लेसेस के नाम पर ही आपको डायरेक्टली पूछ लिया है कौन सा प्लेस कहां पर है, ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित वाला देखना है आपको। इसमें आपको याद रखेंगे जो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है वो फ्रांस में है, ये कि इटली में लिखा हुआ है, तो ये गलत है पहला। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में ही है, ये ठीक है। और ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूके में है, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूके में नहीं है, ये जर्मनी में है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। अफ्रीका कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहां पर पश्चिम में, ये है ईस्ट इसका, ये है वेस्ट, ये है पश्चिम। आपको पश्चिम में बताना है, ठीक है, आपको पश्चिम में बताना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये है बोत्सवाना, ठीक है, ये है बोत्सवाना, इसका उत्तर हो जाएगा। यहां पर एक सेकेंड, यहां पर पश्चिमी तट पर पूछा, इस साइड में, इस साइड में पूछा है और स्थित नहीं है पूछा है, तो बोत्सवाना, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना, ठीक है। और बाकी अगला देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये सबको पता है देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, देहरादून कहां, यूके उत्तराखंड में है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले देखिए, भारत की ओशियनिक नेशनल पार्क कहां पर है। भारत का ओशियनिक नेशनल पार्क कहां पर है। भारत का ओशियनिक नेशनल पार्क कहां पर है, कच्छ में है, ठीक है, ये कच्छ में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किस किस क्षेत्र के बीच में चलती है। भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहां से कहां, तो आपको भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली, वाराणसी से नई दिल्ली, उत्तर ए हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आए थे। सोनाली जी गुड इवनिंग। चलिए
निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? उस वक्त ये करंट का था, लेकिन इसको याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बताएं। 45, हरियाणा का जो पानीपत है, हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधनशाला बतानी है आपको कहां पर है? इसको बताइए जल्दी से। राज्य है, इसको भी आसानी से कर लोगे आप, इसको भी आसानी से कर लोगे। चलिए इसको बताइए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? भारत के, आपने देखा होगा भारत का जो समुद्र तट है इस तरह से है, और कुल मिलाकर के 9 स्टेट है, 9 राज्य हैं जो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र की तट रेखा पर आते हैं, ठीक है। इधर 5 हैं, इधर 4 हैं, इधर 5 हैं। गुजरात से लेकर शुरू करेंगे, ठीक है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये स्टेट्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्टेट्स आते हैं, और इन स्टेट्स में आपको बताना है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। बता दोगे? सिंपल है ये तो गुजरात की तटरेखा आप जानते हैं सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। गुजरात की तटरेखा इनमें सबसे ज्यादा लंबी है, जो कि 1214 किलोमीटर है। और इससे कम लंबी यानी सेकंड नंबर पर आती है आंध्र प्रदेश की, 973 कह लेंगे, 1000 के आसपास। निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करती है? भारत में कौन सी चट्टानें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा कोयला जो है एक तरीके से प्रदान करती हैं? प्रश्न नंबर 48, नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा, प्रश्न नंबर 48। तो कोयले के अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कोयले के प्रमुख क्षेत्रों में तो गोंडवाना भी आता है, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र। और ये जो है गोंडवाना क्षेत्र से सबसे ज्यादा कोयला जो है एक तरीके से निकाला जाता है। अगला देखेंगे, संविधान 128वां संविधान संशोधन 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान क्या है? ये वाला प्रश्न, या आप कहेंगे कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, इस साल के का। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। तो महिलाओं को कितने परसेंट का जो है इसमें आरक्षण दिया जाना है? 128वां विधेयक लेकर के आया गया है, और ये प्रश्न आपने पहले भी, प्रश्न नहीं तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी पहले। चलिए इसको करिए 49 का उत्तर करें आप, ए बी सी या डी। तो 33%, ठीक है, 33%। आगे देखें, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये क्या है, भारत के लद्दाख स्थिति या लद्दाख में स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरफील्ड का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। यह एयरबेस चीन की सीमा के लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना हेतु 200 करोड़ की से अधिक की लागत जो है इसमें लगी है। चलिए अब बताइए इसमें। तो ये हमने नया प्रश्न लिया है, ठीक है। भाई सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोगों ने। तो विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है ये, भारत के लद्दाख में स्थित जो न्योमा है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू एयरबेस यहां पर बनने जा रहा है। और इसका जो उत्तर है, या इस कहेंगे पहला भी ठीक रहेगा, इसमें चीन की सीमा के पास है ये, 50 किलोमीटर और 200 करोड़ की लागत। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सारे सही हो जाएंगे। सितंबर 2023 में आरोग्य मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये कहां पर? आरोग्य मंथन कार्यक्रम बताइए कहां पर?
भाई कहाँ चले गए स्टूडेंट्स, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लास छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप लोग। इसीलिए तो क्लासेस। चलिए इसमें देखते हैं, आरोग्य मंथन की बात करेंगे हम। आरोग्य मंथन को देखिए, तो आरोग्य मंथन कार्यक्रम नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे, प्रश्न नंबर 52। तो इसका आपको पता है, ये भुवनेश्वर में किए गए थे, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थल सूची में शामिल किया गया था। चलें इसको बताएं। चलिए, शांति निकेतन के ऊपर पहले भी प्रश्न हमने किया है आपके साथ ये। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर करें। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। आगे देखें, सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बना था। भारत का 2023 में कौन सा 54वां बाघ अभयारण्य बना। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को करेंगे। तो ये है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, ठीक रहेगा ये। तो ये हो जाएगा। अब ये है कहाँ पर, एमपी में है। एमपी में है ये, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, 2022 की जनगणना के अकॉर्डिंग भी सबसे ज़्यादा बाघ वहीं पर मिले हैं। ठीक है, और इसकी अगर आप देखेंगे 2018 में जो बाघों की संख्या थी वो 526 थी, और अब जो है मध्य प्रदेश में ये संख्या 785 हो गई है। ठीक है, 785 बाघ यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, रिपोर्ट के अनुसार जो बाघों की गणना की रिपोर्ट है उसके अनुसार एमपी में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, इनमें बाघों की संख्या ज़्यादा है।